नमस्कार। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक ऐसी कविता है जो एक बहुत ही असहज सवाल पूछती है। सवाल ये है कि क्या हम इंसान अपनी कहानी के आखिरी मोड़ पर खड़े हैं? कविता का शीर्षक है अंत में कौन, और ये शीर्षक ही आप देखें तो अपने आप में एक पहेली है। आज हम इस कविता के शब्दों की परतों को खोलेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कवि हमें भविष्य के किस, कह सकते हैं, डरावने आईने में हमारी शक्ल दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये सफर थोड़ा बेचैन करने वाला हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है जरूरी है। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं सीधे इस कविता से। बैठा हूँ शब्दों के सामने, पर मन पूछता है लिखूं तो आखिर क्या। कागज मांगता है कोई मुद्दा, पर हर बार मुद्दा नहीं होता। कुछ मुद्दे तो हवा की तरह हमारे भीतर घुले रहते हैं, इतने पास कि उनकी मौजूदगी ही ओझल हो जाती है। जल, जिससे हमने सिर्फ अपनी प्यास बुझाई, जंगल जिससे आग की भूख शांत की, जमीन जिसे रोटी में बदलते बदलते हमने उसकी आत्मा भी अपना ली। खाते पीते उगाते पकाते हमने दुनिया की देह भी चबा ली और उसे उसके अंतिम दरवाजे तक घसीट लाए। उस अंतिम छोर पर बस हम इंसान बचे हैं, मशीनों की बची खुची पसलियों पर पलते हुए। भूख से खाली पेट, प्यास से सूखे होंठ, फिर भी जिद्दी मौत से इनकार करते हुए। लोहे के अंग धीरे धीरे मांस में घुल जाते हैं और इंसानी दिमाग एक बिजली भरे जाल में फंसा कैदी बनता जा रहा। अराजकता अपनी चरम पर और जीवन बस एक बुझती चिंगारी, जिसका आखिरी लाल कण भी अंधेरे में घुलने को उतावला है। ठीक है, तो कविता की शुरुआत होती है एक लेखक की बड़ी जानी पहचानी समस्या से, लिखूं तो आखिर क्या। लेकिन ये सिर्फ एक राइटर का स्ट्रगल नहीं लग रहा मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे कवि कह रहा हो कि आज की दुनिया में इतने संकट हैं, इतना शोर है कि समझ नहीं आता कि कहां से शुरू करूं। और यहाँ पर जो दिलचस्प बात है वो अगली ही पंक्तियों में है। कवि कहता है कि असली मुद्दे तो हवा की तरह हमारे भीतर घुले रहते हैं। ये वो समस्याएं नहीं है जो मतलब अखबार की हेडलाइन बनती हैं। ये वो हैं जिन्हें हम देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। इतने करीब हैं कि दिखाई नहीं देते। एग्जैक्टली। वो हमारे इतने करीब हैं, हमारे सिस्टम का ऐसा हिस्सा बन चुके हैं कि हमें उनकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता। हाँ, जैसे दिल्ली में रहने वालों के लिए स्मॉग, वो अब कोई मुद्दा नहीं है, वो बस नवंबर की सच्चाई है। सही बात है। जब तक किसी की सांस ना उखड़ने लगे तब तक कोई इसके बारे में बात नहीं करता। या जैसे हमारे खाने में माइक्रोप्लास्टिक, हम जानते हैं कि वो है, पर वो इतना नॉर्मल हो गया है कि हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। बिल्कुल यही बात कवि इसी संवेदनहीनता की, इसी नमनेस की तरफ इशारा कर रहा है। ये सिर्फ आदत नहीं है, ये एक तरह का, क्या कहते हैं, जानबूझकर अपनाया गया अंधापन है। हाँ। हम देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि देखने का मतलब होगा कि हमें कुछ बदलना पड़ेगा। हाँ, और बदलाव हमेशा मुश्किल होता है। तो हम उन मुद्दों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानकर जीते रहते हैं, जब तक कि वो हमारी गर्दन पकड़कर हमें हिला न दे। और फिर कवि सीधे उन्हीं मुद्दों पर आता है जिनकी मौजूदगी ओझल हो गई है। जल, जंगल, जमीन। एक लिस्ट देता है कवि, जैसे कोई हिसाब कर रहा हो कि हमने प्रकृति के साथ क्या क्या किया है। और यहाँ भाषा पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ इस्तेमाल करने की बात नहीं है। जल, जिससे हमने सिर्फ अपनी प्यास बुझाई। सिर्फ अपनी प्यास। हाँ, मतलब पानी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, उसका एकमात्र मकसद हमारी प्यास बुझाना है। जंगल, जिससे आग की भूख शांत की। जंगल का पूरा इकोसिस्टम, उसके जीव जंतु सब बेकार हैं, उसका काम बस हमें लकड़ी देना है। हमने प्रकृति के हर तत्व को उसकी उपयोगिता के चश्मे से देखा, उसे एक वस्तु, एक कमोडिटी बना दिया। और फिर ये लाइन आती है जो सच में दिल पर लगती है। जमीन, जिसे रोटी में बदलते बदलते हमने उसकी आत्मा भी अपना ली। ये सिर्फ खेती करने या जमीन का शोषण करने से कहीं ज्यादा गहरी बात लग रही है। आत्मा अपना लेना, इसका क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब है कि हमने जमीन को सिर्फ ऊपर से नहीं नोचा है, हमने उसके अस्तित्व के सार को ही निचोड़ लिया है। जमीन की आत्मा क्या है? उसकी उर्वरता, उसकी नमी, उसके अंदर के लाखों करोड़ों जीव जो उसे जिंदा रखते हैं, उसकी अपनी एक लय। हाँ। हमने उसे एक फैक्ट्री की प्रोडक्शन लाइन में बदल दिया, जहां से सिर्फ रोटी निकलती है। हमने उसकी पहचान ही छीन ली, उसे बस एक संसाधन बना दिया। और ये सोच जब आगे बढ़ती है तो अगली लाइनें सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमने दुनिया की देह भी चबा ली और उसे उसके अंतिम दरवाजे तक घसीट लाए।
ये तस्वीरें बहुत हिंसक हैं। देह चबा लेना, कवि यहाँ कोई रियायत नहीं बरत रहा है, वो सीधे सीधे हमें नरभक्षी कह रहा है, जिसने अपनी ही माँ यानी धरती की देह को चबा लिया है। हाँ, और घसीट लाए शब्द बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ये दिखाता है कि ये विनाश धीरे धीरे अनजाने में नहीं हुआ। ये एक सोची समझी एक क्रूर हरकत है, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को बेरहमी से घसीटता है। मानवता ने प्रकृति के साथ एक साथी की तरह नहीं, बल्कि एक हिंसक कातिल की तरह व्यवहार किया है, और अब उस शिकार की बस हड्डियां बची हैं। ठीक है, तो हमने प्रकृति को खत्म कर दिया, दुनिया की देह चबा ली, लेकिन इस बर्बादी के मलबे पर बचा कौन है? इस अंतिम दरवाजे के पार क्या है? यहीं पर कविता एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। उस अंतिम छोर पर बस हम इंसान बचे हैं। ये लाइन किसी जीत का ऐलान नहीं, बल्कि एक सजा की तरह लगती है। पूरी दुनिया में हम अकेले। ये बहुत ही भयानक अकेलापन है। और देखिए, इस अकेलेपन में हम जी कैसे रहे हैं, मशीनों की बची खुची पसलियों पर पलते हुए। बाप रे। जिस तकनीक को हमने प्रकृति को जीतने के लिए बनाया था, आज हम उसी के कंकाल पर पलने वाले परजीवी बन गए हैं। पसलियों शब्द का इस्तेमाल मशीनों को किसी मरे हुए विशाल जानवर के कंकाल की तरह दिखाता है, और हम इंसान उन हड्डियों से मांस खुरच कर खाने वाले छोटे मोटे जीव। बिल्कुल। ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा सीन है। क्या ये मैड मैक्स जैसी दुनिया है, जहाँ सब कुछ तबाह हो चुका है और लोग कबाड़ से गुजारा कर रहे हैं? हो सकता है। या फिर ये ब्लैक मिरर की तरह की कोई साफ सुथरी लेकिन अंदर से खोखली दुनिया है? मुझे लगता है ये दोनों का मिश्रण हो सकता है। शारीरिक तौर पर शायद ये मैड मैक्स है, लेकिन मानसिक तौर पर ब्लैक मिरर। हम अपनी ही बनाई दुनिया के खंडरों में कैद हैं। हम अब बनाने वाले नहीं रहे, हम बस बचे खुचे पर गुजारा करने वाले बन गए हैं। और सबसे बड़ी विडंबना तो अगली लाइनों में है। हाँ, विडंबना तो देखिए, जिस भूख और प्यास को मिटाने के लिए पूरी कायनात को तबाह कर दिया, अंत में हमारे पास बचा क्या? भूख से खाली पेट, प्यास से सूखे होंठ। ये तो किसी ब्रह्मांडीय मजाक जैसा लगता है ना? हम एक ऐसे रेगिस्तान में पहुंच गए जिसे हमने खुद बनाया है। ये दिखाता है कि हमारा जो विकास का पूरा मॉडल था वो एक धोखा था। लेकिन इसी निराशा के बीच इंसान का एक बुनियादी गुण सामने आता है। फिर भी जिद्दी मौत से इनकार करते हुए। हाँ, सब कुछ खत्म हो गया, कोई उम्मीद नहीं बची, जीने का कोई मकसद नहीं बचा, लेकिन फिर भी एक अंधी जिद है कि मरना नहीं है, बस सांस लेते रहना है। जब मैंने पहली बार ये पढ़ा था तो मुझे लगा कि शायद ये उम्मीद की एक किरण है कि इंसान की आत्मा हार नहीं मानती। लेकिन क्या ये वाकई उम्मीद है या ये कुछ और है? नहीं, ये उम्मीद बिल्कुल नहीं है। उम्मीद एक सकारात्मक चीज होती है, वो बेहतर भविष्य की कल्पना करती है। ये जिद है। जिद? हाँ, ये बस एक जैविक आवेग है। मतलब जैसे एक कीड़ा रौंदे जाने के बाद भी रेंगता रहता है। इसमें कोई चेतना, कोई मकसद नहीं है। ये बस मौत को स्वीकार न करने की एक पाश्विक जिद है, और यही जिद इंसान को और भी गहरे अंधेरे में ले जाती है। हाँ, क्योंकि जिद को पूरा करने के लिए, जिंदा रहने के लिए, इंसान अपनी आखिरी चीज भी दांव पर लगा देता है, अपनी इंसानियत। आगे की पंक्तियां तो और भी बेचैन करती हैं। लोहे के अंग धीरे धीरे मांस में घुल जाते हैं। ये सिर्फ प्रोस्थेटिक हाथ पैर लगाने जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। घुल जाना शब्द का मतलब है कि फर्क ही मिट गया है। इंसान और मशीन के बीच की जो सीमा थी वो धुंधली पड़ गई है। इंसान अब कोई जैविक प्राणी नहीं रहा, वो एक हाइब्रिड, एक नई अप्राकृतिक चीज बन गया है। उसकी पहचान का आधार ही बदल रहा है, वो अपने मूल स्वरूप को खो रहा है। और ये बदलाव सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, दिमाग के स्तर पर जो हो रहा है वो शायद इससे भी ज्यादा डरावना है। इंसानी दिमाग एक बिजली भरे जाल में फंसा कैदी बनता जा रहा है। ये लाइन तो आज के दौर में बहुत ज्यादा प्रासंगिक लगती है। ये सीधे तौर पर आज की बात है। ये बिजली भरा जाल क्या है? हमारा फोन। ये हमारा स्मार्टफोन है। ये सोशल मीडिया की अनहीन स्क्रॉलिंग है। ये वो नोटिफिकेशंस हैं जो हर 2 मिनट में हमारा ध्यान खींचते हैं। ये वो एल्गोरिदम हैं जो तय करते हैं कि हम क्या देखेंगे, क्या सोचेंगे और क्या महसूस करेंगे। हमारी चेतना अब हमारी अपनी नहीं रही, वो इस जाल में फंसी एक कैदी है। और वो सिर्फ लाइक, शेयर और कमेंट करने के लिए प्रतिक्रिया देती है। बिल्कुल। मुझे याद है एक दिन मैंने अपना स्क्रीन टाइम देखा और मैं हैरान रह गई। मैंने लगभग 4 घंटे सिर्फ इंस्टाग्राम रील्स देखने में बिता दिए थे। उस पल मुझे सच में लगा कि मेरा दिमाग मेरा नहीं है, उसे किसी और ने हाईजैक कर लिया है। ये कविता उसी एहसास को पकड़ती है, लेकिन उसे उसके चरम पर ले जाती है। दिमाग अब कुछ नया सोच नहीं रहा, वो बस जाल में तड़प रहा है। और जब व्यक्ति का चेतना ही कैद हो जाए, जब सोचने समझने की क्षमता ही एक एल्गोरिदम की गुलाम बन जाए, तो उसका नतीजा क्या होता है? अराजकता।
अराजकता अपनी चरम पर। यस। और ये सिर्फ सड़कों पे होने वाला दंगा फसाद नहीं है, ये एक गहरी, एक मानसिक अराजकता है। जब कोई भी स्वतंत्र रूप से सोच नहीं सकता तो समाज, नैतिकता, कानून, व्यवस्था, इन सब का कोई मतलब नहीं रह जाता, सब कुछ बिखर जाता है। हाँ, क्योंकि समाज तो साझा विचारों और मूल्यों पर ही बनता है ना। अगर हर कोई अपने अपने डिजिटल बुलबुले में कैद एक कैदी है तो साझा कुछ बचेगा ही नहीं। और फिर कविता अपने अंत पर पहुंचती है, जो शायद सबसे ज्यादा निराशाजनक हिस्सा है। जीवन को एक बुझती चिंगारी कहा गया है। हाँ, लेकिन उस पंक्ति का सबसे जरूरी, सबसे दिल दहला देने वाला शब्द है उतावला, जिसका आखिरी लाल कण भी अंधेरे में घुलने को उतावला है। वो चिंगारी बुझने का इंतजार नहीं कर रही, वो बुझने के लिए बेचैन है, आतुर है। इसका मतलब ये है कि अस्तित्व का बोझ, उस जिद के साथ जीने का संघर्ष इतना भारी हो गया है कि अब अंत ही एकमात्र शांतिपूर्ण रास्ता लगता है। जैसे कोई बहुत लंबी दर्द भरी बीमारी के बाद आखिरकार मौत को गले लगा ले। उस आखिरी चिंगारी में भी लड़ने की ताकत नहीं बची। वो बस इस निरर्थक खेल को खत्म करना चाहती है। वो अंधेरे में घुल जाना चाहती है, क्योंकि शायद उस अंधेरे में ही सुकून है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें तो हमने एक कवि के सवाल लिखूं तो आखिर क्या से शुरू किया था, और हम मानवता के एक संभावित अंत की बेहद दर्दनाक और बेचैन करने वाली तस्वीर तक पहुंच गए हैं। सही बात है। हमने देखा कि कैसे हम बड़े बड़े संकटों को नजरअंदाज करते हैं, कैसे प्रकृति को चबाकर हम खुद ही भूखे प्यासे रह जाते हैं, और कैसे अंत में जिंदा रहने की जिद में हम अपनी शारीरिक और मानसिक पहचान ही खो देते हैं। तो अब अगर हम कविता के शीर्षक पर वापस जाएं, अंत में कौन, तो ये सवाल एक बहुत बड़ा आकार ले लेता है। बिल्कुल। सब कुछ खत्म होने के बाद उस अंतिम छोर पर जो बचा है, जो मशीनी पसलियों पर जी रहा है, जिसका दिमाग एक जाल में कैद है, क्या वो इंसान है? यही सवाल है, क्या हम उसे इंसान कह सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा दार्शनिक सवाल है। क्या इंसानियत सिर्फ सांस लेने का नाम है, या इंसान होने का मतलब चेतना, सोचने की आजादी, प्रकृति से जुड़ाव, ये सब भी है? कविता के अंत तक तो ये सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं, तो जो बचा है वो कौन है? और कविता जवाब नहीं देती, वो ये सवाल हमारे मुंह पर मारकर चली जाती है। सही। इसलिए ये कविता सिर्फ भविष्य के बारे में एक चेतावनी नहीं है, यह हमारे आज पर, हमारे वर्तमान पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है। ये पूछ रही है कि हम आज जिस रास्ते पर चल रहे हैं, जहां हम अपनी चेतना को धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के हवाले कर रहे हैं, जहां हम प्रकृति से कटते जा रहे हैं, क्या हम इसी भविष्य की नींव नहीं रख रहे? क्या हम हर रोज अपनी इंसानियत का एक छोटा सा टुकड़ा नहीं खो रहे? ये कविता हमें कोई आसान जवाब या उम्मीद नहीं देती। ये बस एक आईना है, और उस आईने में जो भविष्य दिख रहा है वो बेहद भयानक है। और ये हमें एक आखिरी जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो क्या? कविता में मौत से इनकार करने वाली जो जिद्दी भावना है, क्या वो किसी नए अध्याय की, किसी नई तरह की इंसानियत की शुरुआत का बीज हो सकती है? अच्छा। या वो बस विनाश को कुछ और देर तक टालने की एक निरर्थक आखिरी छटपटाहट है? उस जिद में कोई रचनात्मक शक्ति बची है, या वो सिर्फ एक अंधी पार्श्विक वृत्ति है जो बस अंधेरे में घुल जाने के पल को टाल रही है?